हिंदू हैं, आप किस जाति के हैं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, लेकिन आप जातियों के नाम पे बटे हुए थे। सत्ता और व्यवस्था ने आपको ऐसा कर दिया था कि आपको लगता था कि नहीं, ये जाति में रहने से ही हमें फायदा है, चाहे हमारा बड़ा घर लुट जाए, हमारा घर बचा रहे, पड़ोसी का लुट गया, फिर हमारा लुट गया, फिर उसका लुट गया, हम ये समझते थे कि ये संकट कभी हमारे पास नहीं आएगा। तो जिस जम्मू कश्मीर में लोग इस बात के लिए खुश हो रहे हैं कि आर्टिकल 35 है और 370 समाप्त हो गया, मेरे लिए उससे ज्यादा बड़ा कारण दूसरा है। पता नहीं आप लोगों ने उधर ध्यान दिया है कि नहीं दिया है। ये जो 370 है या 35 है, ये एक टेक्निकल मामला था। तो आज बंगाल में आर्टिकल 370 लगा हुआ है क्या? 35 है? नहीं है। तब भी वहां हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? नहीं है ना? तब भी सरेआम मालदा में क्या हुआ है, आप डर जाएंगे जो हुआ है। रोज नए नए षड्यंत्र क्या हो रहे हैं। तो वहां तो आर्टिकल 35 नहीं है, वहां तो 370 नहीं है। तो हम ये कहें कि सब कुछ 370 और 35 के कारण हो रहा था, ऐसा नहीं है। उस संविधान के बारे में भी मैंने बताया। उसी असेंबली में पिछले 70 साल में 200 से ज्यादा कानून, दिल्ली में इसकी सरकार हो या उसकी सरकार हो, दिल्ली में जो भी सरकार थी उसकी भागीदारी कश्मीर की सरकार में जरूर होती थी। 200 से ज्यादा कानून इस देश के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ बनाए गए। हम सब चुप बैठे रहे कि सत्ता का खेल है। मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूं, इसलिए नहीं कि 370 35 पे हटा दिया। जो विजनरी कहते थे, मुझे पता नहीं, इन्होंने कभी दावा नहीं किया हम विजनरी हैं। ये शुद्ध देहाती लोग हैं, हिंदी बोलते हैं, हिंदी में खाते हैं, हिंदी में सोते हैं, और शायद हिंदी में गाली देते होंगे। लेकिन इंग्लिश में गाली दीजिए तो लोग कहते हैं वाह वाह क्या वंडरफुल, लेकिन वही गाली आप हिंदी में दे दीजिए, कहेंगे देखिए साहब कितना जाहिल आदमी। दोनों धाराओं के हटने के बावजूद भी जो एपरेटस, जो सिस्टम व्यवस्था में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें मजबूत हो गई थी, वो तो फिर भी नहीं हटने वाला था। अगर वहां वो राज का दर्जा उसको रहता तो महबूबा भी आती और अब्दुल्ला भी आते। सिर्फ इन दो चीजों से इतना ही होता कि कुछ लोगों को नागरिकता मिल जाती। लेकिन जो सिस्टम व्यवस्था में जो किया गया था उसको तोड़ने में आपको 70 साल लगते। इसलिए मैं इस सरकार को मुबारकबाद देता हूं कि आपने धाराएं नहीं हटाई, आपने विजनरी होने का परिचय दिया और उस राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी घोषित करके देश के अंदर सीधे तौर पर अब समस्या यह है कि सत्ता चली गई, संविधान चला गया, जो झंडा था वो भी चला गया। लेकिन अब समस्या दूसरी हो गई। और यह भी मैं कहता हूं कि कुछ चीजें अच्छी होती हैं। ये अगर 2019 से पहले होता तो सब कुछ होने के बाद भी मुझे थोड़ा सा दुख रहता। मैं ज्यादा खुश क्यों हूं? इसलिए कि इस यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद, केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद, अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले की इंच इंच जमीन केंद्र सरकार के हाथ में है। और दूसरी बात जो मेरे लिए उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अब जम्मू कश्मीर की पुलिस गृह मंत्री देखेगा। उसमें भर्तियां कैसे होंगी ये भी गृह मंत्रालय देखेगा। तो लोग अब डर के मारे ये नहीं कहते कि गृह मंत्रालय देखेगा, उनको मालूम है गृह मंत्रालय का मतलब क्या है। इसलिए ये फैसला इन दो फैसलों से ज्यादा बड़ा है। इसके ना होने से बात अधूरी रहती। लिहाजा फिर एक बार संविधान की तरफ लौटना चाहता हूं। संविधान की उन दो धाराओं का उनका 40वां होने वाला है, 13वीं हो चुकी है। 31 अक्टूबर को मैं सब जगह एक अपील कर रहा हूं, आपसे भी करता हूं। आपको अच्छी लगे तो मानिए, मैं कोई राजनेता होने की मेरी बात आपको माननी है। मैं सिर्फ
आपसे वही बात कहूंगा जिसमें ना आपका कारोबार का नुकसान हो, ना आपको कोई अपनी पहचान का नुकसान हो, जो ना पॉलिटिकली इनकरेक्ट दिखे। 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में यूनियन टेरिटरी घोषित होने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे कंट्रोल में वहां जाएगा। उस दिन से जम्मू कश्मीर में केंद्र का शासन लागू होगा, ये बात नहीं है। 31 अक्टूबर की डेट भी आपके दोनों लोगों ने वो कब तय करते हैं, कहां तय करते हैं, ये भी लोगों को पता नहीं चलता कि मीटिंग कहां होती है। उन्होंने तो ब्रजपात कर दिया इनके ऊपर, उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश तो घोषित किया है, लेकिन जब इतिहास में लिखा जाएगा तो उन्होंने 31 अक्टूबर की डेट चुनी है कि हम उस दिन करेंगे जिस दिन सरदार पटेल पैदा हुए थे। देखिए, इसलिए मैंने कहा कि आप जो करके जाएंगे इतिहास उन्हीं डेट को पढ़ेगा। जो लोग सरदार पटेल को भुलाना चाहते थे और इस देश में 300 से ज्यादा स्कॉलरशिप, खेल की स्कॉलरशिप, वो कौन सा खेल उन्होंने खेला था जिससे इस देश में खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, ये हमारी कमजोरी थी। एक नाथूराम गोडसे के कारण हम पूरे जिंदगी शर्मसार हैं, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं। हमने कहा उसने कृत्य किया, उसने कहा मैंने मारा है, गलत मारा है, सही मारा है, कोर्ट सजा देगी, मैंने सजा ली और वो फांसी पे चढ़ गया। वो आपकी तरह भागा नहीं। लेकिन जिनके नाम से राजीव गांधी खेल रत्न हैं, उन्होंने खेल क्या था कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हो गई थी तो भारत के राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पे वो अवतरित हुए और पहली बार उन्होंने अंदर जनेऊ नहीं पहना, अपनी बंडी के ऊपर जनेऊ पहन के आए। ये विजुअल है, ये मेरी कही बात को यकीन मत कीजिएगा, जाके ढूंढ लीजिएगा। दूरदर्शन पे राजीव गांधी का जब वो आप भाषण सुनेंगे तो राजीव गांधी को बताना था कि मेरी मां को मारा गया है, अब मुझे झेलना, मैंने भी जनेऊ पहन लिया है। उन्होंने जनेऊ ऊपर पहना, ये वाला अंदर पहन रहा है। तो आप सोचिए कि जिस प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए आदमी ने दूरदर्शन के ऊपर आकर के यह कहा हो कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी जमीन हिल जाती है। उस जमीन के हिलने में देश भर में हजारों और दिल्ली में 350 सिखों का कत्ल को जस्टिफाई किया गया। उस आदमी के नाम से खेल रत्न है। इस खेल के अलावा कौन सा ऐसा खेल खेला कि ना सिर्फ उनको इस बात से नवाजा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न दिया जाएगा, उनको भारत रत्न भी दिया गया। ये पूछा किसी ने कि कौन सा राजीव गांधी का ऐसा कंट्रीब्यूशन था कि उन्हें भारत रत्न भी मिला। और आपकी विचारधारा के और राष्ट्रवादियों में से कोई अगर कोई बात कह दे, ओहो, शाम तक माफी मलवाती पड़ती है। पूरा देश आपके पीछे लग जाता है। देखिए इसने क्या कह दिया साध्वी प्रज्ञा ने। अरे जो तुमने साध्वी प्रज्ञा को दिया था वही लौटा रही है। उसने क्या कह दिया? तो मैं लार्जर कॉन्टेक्स्ट में यह कहना चाहता हूं, मैं संविधान के अंदर एक धारा है। जो लोग ये कहते हैं नहीं नहीं संविधान हमने लिखा है, ये संविधान के निर्माता हैं, होंगे। उसी संविधान में एक धारा है 333, ट्रिपल तलाक नहीं, 333। इस धारा पे कभी सुना आपने? कभी जिक्र ही नहीं होगा। इस धारा में है क्या? और यह सवाल इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि इससे दो चीज का पाखंड पता चलेगा कि अगर यह संविधान भारत के निर्माताओं ने बनाया गया जैसा कि दावा किया जा रहा है, लेकिन जो बात मैं आपसे कन्वे कर चुका हूं उसे मेरी बात को यकीन करें न करें, मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 की कॉपी ले लीजिए आर्काइव से, फोटो कॉपी करा लीजिए और भारत के संविधान को लेकर बैठ जाइए। 80% फोटो कॉपी है। यह बात मैं आपको बता रहा हूं, कोई दावा नहीं है मेरा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है।
लेकिन सवाल यह है कि धारा 333, यह धारा क्या है? यह धारा बड़े कमाल की है साहब। इस धारा के तहत जो अंग्रेज यहां आए थे, वो अंग्रेज राज किया उन्होंने, और फिर जाने से पहले चाबी अपने हिंदुस्तानी अंग्रेजों को देके चले गए। ये जो 333 का जो प्रोविजन है, ये इस पाखंड को एक्सपोज कर देगा कि इस संविधान को बनाने वाले सभी भारतीय थे और ये संविधान पूरा हमने बनाया है। उसमें कहा गया कि जो अंग्रेज आए थे, उन्होंने राज किया, वो चले गए, लेकिन बहुत लोअर लेवल पे भी अंग्रेज छोटे छोटे अफसर थे, उनके इस देश की महिलाओं से जायज और नाजायज संबंध हुए। कोई बहुत बड़े उसकी बात नहीं है, वो भी चले गए। यह कहा गया कि उन महिलाओं से होने वाली संतानों को भारत में एंग्लो इंडियन कहा जाएगा, एंग्लो इंडियन कहा जाएगा। और 70 साल में वो एंग्लो इंडियन संतानें खत्म नहीं हुई। मुझे तो मिल नहीं रही, मैं ढूंढता हूं। लेकिन 333 के अंदर एक प्रोविजन देखिए, जाने से पहले ये प्रोविजन करके गए कि भारत की लोकसभा के अंदर 545 सीटें हैं, चुनाव 543 पे होगा। ये तो 2 सीटें हैं, तो जो असली थे वो चले गए, जो नकली थे वो समाप्त हो गए। लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 लोगों को राष्ट्रपति हर बार लोकसभा में नॉमिनेट करेगा। ये किसके नुमाइंदे हैं? ये दोनों एंग्लो इंडियन किसके लिए जवाबदेह हैं? आप तो अपने एमपी से पूछते हैं ना, हमने वोट दिया है, आप उसका कॉलर पकड़ते हैं। तो लोकसभा में नॉमिनेट होने वाले ये 2 एंग्लो इंडियन के लोग हैं। ये प्रोविजन कब आया और भारत के किस ज्ञानी संविधान को लिखने वाले ने यह कहा कि इसको शामिल कर लो? और चलिए मैंने माना, लेकिन आज तो 2019 हो गई। इस देश में हजारों जातियां ऐसी हैं, और जिस राज्य में की राजधानी में मैं हूं, यहां तो हजारों जनजातियां हैं जिन्होंने या जिनकी कबीलों के लोगों ने, उस जातियों के सरदारों ने कभी पार्लियामेंट देखी नहीं है। कम से कम वो हजारों लाखों लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए उनमें से कोई नॉमिनेट नहीं होना चाहिए था। ये एंग्लो इंडियन को ढूंढ ढूंढ के कहां से लाया जाता है, और इस पे चर्चा नहीं होती कि इसको बंद होना चाहिए, या तो ये प्रोविजन खत्म होना चाहिए, या ये एंग्लो इंडियन की जगह इस देश में उन लोगों को 2 सीटों पे नॉमिनेट करना चाहिए जो भारत में सबसे कम जनसंख्या है।